नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। ये कहना होगा कि किंगडम नाइट की चौंकाने वाली पावर बहुत बड़ी थी, खासकर यहां मौजूद युवा वर्ग के बीच। कौन महान बनने के लिए महान कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देना चाहता था। किंगडम नाइट हर किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन कुछ लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी में इस स्टार्टिंग पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब आदर्श, जो उनसे एक सिर छोटा था, एक किंगडम नाइट था। अचानक कई लोगों की नजरें आदर्श पर पड़ गईं, खासकर अधिकारी गौरव के पीछे खड़े 6 युवक जो चमकती आंखों से आदर्श को देख रहे थे। वर्ड्स के बिना मार्शल आर्ट का अस्तित्व ही नहीं होता। इस दुनिया में जहां पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होता। ये बच्चा विशाल जंगल से एक रिक्रूट के रूप में आया था और उसे पहले ही किंगडम नाइट की उपाधि मिल चुकी थी। मैंने बड़े बड़े फैमिली क्लेन्स के इतने सारे टैलेंटेड लोगों में से चुना था और वे सिर्फ दिव्य रक्षक के एलीट थे। आप तो बोनों में से एक जनरल चुन रहे हैं। विशाल जंगल में वॉरियर्स आमतौर पर लो लेवल के होते हैं, इसलिए कभी कभार मिलने वाली टैलेंट कोई अनोखी बात नहीं है। अगर वे अद्भुत भी हों तो भी हमारे लेवल के साथ हम उन्हें क्लाउड वाइल्डरनेस में आसानी से हरा सकते हैं। ये किंगडम नाइट का हॉनर बच्चों का खेल होगा। लोग युआन क्यूई का इस्तेमाल प्राइवेट चैट के लिए करते थे। एलीट और आम लोगों के बीच की स्टेटस में डिफरेंस के कारण वे आदर्श से क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। क्लाउड वाइल्डरनेस में किंगडम के ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। उनमें से ज्यादातर पहले ही राउंड के बाद बाहर हो गए, लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य में सभी युवा टैलेंट्स किंगडम के सिलेक्शन में शामिल थीं। उनमें से ज्यादातर बड़े फैमिली क्लेन्स द्वारा पाले गए थे और सभी एलीट माने जाते थे। सिलेक्शन की लड़ाइयां एक्साइटिंग सीन थीं, जिनमें लड़ाई, कंपटीशन और दुखद रिजल्ट्स के पीरियड शामिल थे। इसलिए बड़े फैमिली के बीच जो युवा टैलेंट्स उभर कर सामने आईं, उनमें खास तौर पर सुपीरियरिटी की फीलिंग बहुत मजबूत थी। उन्हें लगा कि वे दूसरों से बेहतर हैं। दरअसल उनकी सुपीरियरिटी बेवजह नहीं थी। नॉर्मल सिचुएशंस में विशाल जंगलों से आई युवा टैलेंट्स की तुलना मध्य मैदानों की टैलेंट से नहीं की जा सकती थी। मुझे लगता है कि ये बच्चा क्लाउड वाइल्डरनेस से है। तुम्हारा नाम क्या है छोटे भाई? अधिकारी गौरव ने अपनी दाढ़ी को छुआ और मुस्कुराते हुए आदर्श को देखा। मैं आदर्श हूं। आदर्श ने अपने हाथों को कप के आकार में किया। आदर्श, अधिकारी गौरव ने सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग बात है छोटे बच्चे, फ्यूचर में हम कंपीट करेंगे, अधिकारी गौरव ने बिना किसी पोलाइटनेस के कहा। पास खड़े अधिकारी रुद्र ने कहा, ऐसा शायद न हो, उथले पानी में ड्रैगन नहीं टिक सकता। आदर्श के रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पास करने के बाद उसके मेरे अंडर में रहने की पॉसिबिलिटी कम है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रख पाऊंगा। दिव्य रक्षक के आउटस्टैंडिंग वॉरियर्स के लिए स्पेशल सिस्टम था। जो वॉरियर्स दिव्य रक्षक जनरल को डराने की लिमिट तक उभर कर सामने आते, उन्हें जनरल स्पेशल पद देते। इस तरह अधिकारी रुद्र आदर्श को अपने अंडर में नहीं रख पाता। अधिकारी गौरव समझ गया कि अधिकारी रुद्र का क्या मतलब था, क्योंकि उसने अपने बड़े कान हिलाए और अधिकारी रुद्र को डिसबिलीफ भरी नजर से देखा। बूढ़े रुद्र, आप श्योर हैं? हा, तुम भी? अधिकारी रुद्र के वर्ड्स शो ऑफ से भरे थे, जिससे आदर्श अवाक रह गया। ताओ के ट्राइब में अधिकारी रुद्र बहुत सीरियस दिखाई देता था, लेकिन अब दिव्य रक्षक के खेमे में अपने कॉम्पिटिटर के सामने वो शो ऑफ करने में भी एक्सपर्ट था। ऐसा लगता था कि जब सैनिक इकट्ठे होते थे तो वे अपनी आर्मी या अपनी पावर का बखान करते थे, लेकिन इस शेखीबाजी से दूसरों में कंपटीशन की फीलिंग पैदा होगी। अधिकारी गौरव बहुत गुस्सा हुआ। उसने आदर्श से कहा, छोटे भाई, जरा इधर उधर देख लो। जनरल शक्तिमान के आने में अभी काफी टाइम लगेगा। अधिकारी लियू ने आदर्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक मीनिंगफुल नजर से देखा। दिव्य रक्षक चौक बहुत बड़ा था, जो 300 मीटर से ज्यादा की दूरी तक फैला हुआ था। सबसे खास चीज चौक के बीच में रखा बड़ा सा ड्रम था। ड्रम की सरफेस काली थी। उसे उठाने के लिए 7-8 आदमियों को उसे घेरना पड़ता। ड्रम को एक ब्रैकेट पर रखा गया था और वो ब्रैकेट 10 मीटर ऊंचा था और काले लोहे का बना था। धातु के पैर जमीन में गहराई तक गड़े हुए थे। ड्रम के सामने एक ऊंचा स्टेज था। कोई भी व्यक्ति उस स्टेज पर खड़ा होकर ड्रम बजा सकता था। ड्रम स्टिक एक बैंगनी एनिमल की टांग की हड्डी थी और उसका एक एंड धातु की चेन से ड्रम के ब्रैकेट से जुड़ा हुआ था। यह ड्रम बहुत इंप्रेसिव था। अधिकारी गौरव ने आदर्श की ड्रम्स में इंटरेस्ट देखा और उसके पास जाकर कहा, ये थंडर स्काई ड्रम्स हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आपने आर्मीज के बीच की लड़ाइयां देखी हैं या नहीं। सैनिक एक लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं। जब अटैक का ऑर्डर दिया जाता है तो एक एक्सपर्ट ड्रमर उस पर ड्रम बजाता है। ड्रम की थाप से एक्साइटमेंट जगाने का यही मतलब है। और जब सैनिक पीछे हटते हैं तो एक ड्रमर बेल्स बजाता है। इसलिए कहावत है, घंटियां बजाओ और आर्मी वापस ले जाओ। ये थंडर स्काई ड्रम हमारी दिव्य राजधानी दिव्य रक्षक का युद्ध ड्रम है। युद्ध के दौरान इसे फ्रंट लाइन में लाया जाता है। जब इसे बजाया जाता है तो ये आकाश और पृथ्वी को हिला देता है।
जब हमारे सैनिक अटैक करेंगे तो उन्हें ड्रम की थाप से पावर मिलेगी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी युद्ध स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये एक युद्ध ड्रम है। आदर्श ने अपने गाल को छुआ और ध्यान से ड्रम को देखा। कोल्ड मेटल के जमाने में युद्धों में ड्रम की जरूरत होती थी, एक तो अटैक का सिग्नल देना और दूसरा सैनिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। आर्मीज के लिए एक अच्छे ड्रम का होना बहुत जरूरी था। अधिकारी गौरव ने आगे कहा, इस थंडर स्काई ड्रम की ड्रम स्किन स्वर्ग के बैल की खाल से बनी है। इस स्वर्ग के बैल में दिव्य एनिमल क्यू बैल का जीन्स है। इसे एक पुराने उजाड़ एनिमल माना जा सकता है। इसकी खाल तलवारों से सेफ और आग रेसिस्टेंट है। पुराने समय में दिव्य राजधानी के नगर स्वामी ने एक स्वर्ग के बैल को मार डाला था। उसने चमड़े को 10 साल तक सॉल्यूशन में भिगोया और 10,000 बार वेस्ट मटेरियल फेंकने के बाद इस खाल का इस्तेमाल युद्ध के ड्रम की खाल के रूप में किया गया। इस थंडर स्काई ड्रम की हर धड़कन के रिजल्ट में एक वाइब्रेशन फोर्स पैदा होगी। बिना मजबूत बेस वाले वॉरियर इसे बजाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाला झटका उन्हें फाड़ सकता है। दिव्य एनिमल क्यू बैल देखने में बैल जैसा लगता है, लेकिन उसका केवल एक पैर होता है और उसकी दहाड़ कानफोड़ू होती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक पुराने सम्राट ने उसकी खाल को ड्रम की तरह इस्तेमाल किया था और एक थंडर एनिमल की हड्डी का इस्तेमाल किया था, जिससे एक ऐसी साउंड पैदा हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी पर सुनाई देती थी, जिससे पूरी दुनिया इंप्रेस हुई। अधिकारी गौरव ने थंडर स्काई ड्रम के ब्रैकेट पर थपथपाया और गर्व से कहा, कैसा है? क्या तुम्हें इस ड्रम की भव्यता का रियलाइजेशन हो रहा है? जब दिव्य रक्षक युद्ध में नहीं होता तब ये थंडर स्काई ड्रम चौक में रखा जाता है। दिव्य रक्षक के ट्रेनिंग ले रहे मेंबर्स इसे बजाकर गर्व महसूस करेंगे। नॉर्मली स्टार्टिंग लेवल का पर्पल ब्लड वॉरियर मुश्किल से 1 या 2 बार ही इसे बजा पाता है और बाद में खुद को टायर्ड पाता है। रिबाउंड शॉक आपको सचमुच तोड़ सकता है, अधिकारी लियू ने मीनिंगफुल और सेल्फ सेटिस्फाइड नजर से कहा। इंट्रोडक्शन सुनते ही आदर्श के खून में एक उबाल सा आ गया। कोई नहीं जानता था कि वो भारी और मोटी ड्रमस्टिक किस तरह की उजाड़ हड्डी से बनी है। आदर्श का मन हुआ कि उसे उठाकर पटकर देखूं। वहां देखो, अधिकारी गौरव ने बगल की ओर इशारा किया। थंडर स्काई ड्रम वॉरियर के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करता है, जबकि वहां जो अर्रे है वो वॉरियर की चाल की टेस्टिंग करता है। आदर्श ने उस डायरेक्शन में देखा जिस ओर अधिकारी गौरव ने इशारा किया था और देखा कि थंडर स्काई ड्रम के पास एक खाली जगह थी। खाली जगह पर एक बड़ी सी फिगर पेंट थी। ये ग्रुप एक विशाल हेप्टागन जैसा दिखता था। ग्रुप के ऊपर एक दर्जन जलती हुई फ्लेम्स तैर रही थीं। ये गोल बॉल्स लाल रंग की थीं और किसी चीज से जुड़ी नहीं थीं। ये हवा में आजादी से उड़ सकती थीं, जिससे आदर्श को इंटरेस्ट हुआ। हाँ, इन बॉल्स को फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स कहते हैं। गहरे समुद्र की खाइयों में विशाल ब्लड ऑयस्टर होते हैं। ये ब्लड ऑयस्टर बहुत ही खूंखार एनिमल्स होते हैं और शार्क को भी निगल सकते हैं। ये ब्लड ऑयस्टर समुद्र में जमी फ्रॉस्ट मेटल की धूल को सोख लेते हैं और उसे अपने अंदर मिलाकर एक धात्विक मोती बनाते हैं, जिसे फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल कहते हैं। मुट्ठी भर साइज की एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल का वेट 100 पाउंड से भी ज्यादा होता है और इससे आर्म्स और दूसरी मैजिकल थिंग्स बनाई जा सकती हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स को देखो, हर एक पर एक रून मार्क है। इस अर्रे की पावर का इस्तेमाल करके ये फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स हवा में बहुत तेज स्पीड से उड़ सकते हैं। अगर इनमें से कोई तुम्हारे शरीर से टकरा जाए तो तुम्हें गंभीर चोट लग सकती है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अधिकारी गौरव के इंट्रोडक्शन के साथ आदर्श ने दर्जन भर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स को इंटरेस्ट से देखा। ऐसी अफवाहें थीं कि फुल मून के दिन एक विशाल सीप समुद्र की सरफेस पर तैरेगा और चांदनी से अपने शरीर को गर्म करके मोती को कंडेंस कर देगा। ये तथाकथित समुद्र के ऊपर आंसू बहाता चमकता चांद था। ये मोती विशाल सीप के रस का मिश्रण था। अगर इसे तोड़कर जड़ी बूटियों के साथ पिया जाए तो इसे पीना शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। आदर्श को उम्मीद नहीं थी कि दिव्य रक्षक कैंप ने किसी व्यक्ति के मूवमेंट स्किल्स का टेस्ट करने के लिए एक अर्रे में इस तरह के वैल्यूएबल मोती का इस्तेमाल किया होगा। खाली जमीन की हेप्टागोनल अर्रे फॉर्मेशन को देखकर आदर्श को अर्रे फॉर्मेशन के प्रिंसिपल समझ में आ गए। एक वॉरियर खाली जमीन पर खड़ा होकर फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के अटैक से बचने की कोशिश करेगा। जिसकी स्पीड बेहतर होगी वो उनसे बेहतर तरीके से बच पाएगा। थंडर स्काई ड्रम और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स अर्रे ऐसे टेस्ट्स थे जो एक वॉरियर के 2 बेसिक एस्पेक्ट्स को कवर करते थे। इससे ही पता चलता था कि दिव्य रक्षक के कैंप की लेगेसी बहुत महान थी। थंडर स्काई ड्रम और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स अर्रे दोनों ही बहुत महंगे थे। क्लाउड वाइल्डरनेस में इन्हें ट्रेजर माना जाता होगा। जब आदर्श गहरे थॉट्स में डूबा हुआ था, उसने लाल ड्रेस पहने एक युवक को सप्तभुजाकार अर्रे में खड़ा देखा। ये युवक लगभग 14 साल का था और वो शानदार कपड़े पहने हुए था। साफ था कि वो आम फैमिली का नहीं था। सीरीज शुरू करो, मैं अपनी चालें आजमाऊंगा। युवक बहुत कॉन्फिडेंट था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल सीरीज, इसे 10 डिफिकल्टी लेवल्स पर शुरू करो। जैसे ही युवक ने ये वर्ड्स कहे, उसके बगल में खड़े कुछ और युवक हंस पड़े। हा, युवा मास्टर शौर्य में बड़ी बहादुरी है जो उन्होंने 10 डिफिकल्टी लेवल्स के साथ शुरू कर दिया है। ये फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स अर्रे खतरनाक है। अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो आप अपनी हड्डियां तोड़ सकते हैं।
जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने अर्रे को जलाया। सप्तभुजाकार जमीन के पास एक पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे के भीतर लाल क्रिस्टल्स की लाइंस थीं। लाइन के साथ साथ क्रिस्टल का लाल रंग गहरा होता गया और सबसे ऊंचा क्रिस्टल रक्त लाल था। क्रिस्टल की 3 लाइंस थीं, जिनमें 10 क्रिस्टल एक लाइन बनाते थे, जिसके रिजल्ट में कुल 30 क्रिस्टल होते थे। लोगों के ग्रुप ने 10 लाल क्रिस्टल जलाए, जिसे डिफिकल्टी लेवल 10 के रूप में भी जाना जाता था। डिफिकल्टी के इस 10वें लेवल में इन 10 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के अटैक्स पर एक वॉरियर की रिएक्शन का टेस्ट किया गया। ये युवा गुरु शौर्य सिर्फ 14 साल का था। जैसा कि कहावत है, नायक युवाओं से ही बनते हैं। एक बार जब अर्रे चालू हो गई तो फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स तुरंत बहुत तेज स्पीड से उड़ने लगे। हर रक्त मोती अपने पीछे एक हल्का लाल धब्बा छोड़ रहा था। वे इतनी तेजी से घूम रहे थे, रैंडम लाइंस बना रहे थे कि देखने में शॉकिंग लग रहे थे। युवक ने गहरी सांस ली और अंदर भागा। युवक फुर्तीले लेपर्ड की तरह लाइन में इधर उधर छटपटा रहा था। 10 रक्त मोती उसकी स्लीव्स को छू भी नहीं पाए। 15 मिनट तक चमकदार रहने के बाद यह धीरे धीरे कमजोर हो गया। लाल शर्ट पहने युवक बिना किसी नुकसान के बाहर निकल गया। उसका चेहरा हल्का लाल था और साफ था कि उसमें अभी भी काफी पावर बाकी थी। युवा मास्टर शौर्य बहुत मजबूत है, जैसा कि जिंग राज्य के सुनान एग्जाम के तीसरे रैंक से एक्सपेक्ट की जाती है। बिल्कुल, दक्षिणी एग्जाम में कई पावरफुल लोग थे। युवा मास्टर शौर्य का तीसरा रैंक पाना उन्हें अलग बनाता है। अगर मुझे कहना ही है तो युवा मास्टर शौर्य को किंगडम नाइट बनाया जाना चाहिए। जिंग राज्य के कुछ युवा स्वामी एक दूसरे की तारीफ करते हुए एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। वे जिंग राज्य के युवा स्वामी थे, इसलिए एक दूसरे की तारीफ करना नेचुरल था। इन युवा स्वामियों की उम्र 13-15 साल होती थी। बड़े फैमिली के बहुत कम बच्चे 15 साल से ज्यादा की उम्र के दिव्य रक्षक में शामिल होते थे। ये कहा जा सकता है कि वे अपनी युवावस्था के चरम पर थे, ब्राइट और ब्रेव। ये वो टाइम पीरियड था जब उन्हें लगता था कि वे दुनिया के सेंटर हैं। मैं कहता हूं, आप में से कुछ लोग, क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? कुछ युवा स्वामी पास में खड़े कुछ युवकों की ओर देखने लगे। इन युवकों की स्किन खुरदरी थी। वे एनिमल्स के फर से बने कपड़े पहनते थे और हट्टे कट्टे थे। शुरू से आखिर तक उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला था और कोने में चुपचाप बैठे रहे थे। उनकी प्रेजेंस कमजोर थी। वे काफी बड़े थे। सबसे छोटा बेटा भी 17 साल का था। उनमें से कई तो 20 साल से भी ज्यादा उम्र के थे। साफ था कि वे विशाल जंगल से आए वॉरियर्स थे। विशाल निर्जन प्रदेश के वॉरियर्स के पास रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए उनकी साधना की स्पीड जिंग राज्य के विशाल फैमिली के युवा गुरुओं की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा चूंकि वैभव दिव्य साम्राज्य विशाल निर्जन प्रदेश में लगभग कभी भी किंगडम का सिलेक्शन नहीं कर पाता था, इसलिए विशाल निर्जन प्रदेश के इन पुत्रों में से कई 16 साल से ज्यादा उम्र में ही दिव्य रक्षक में शामिल हो पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, हुसैन ने 18 साल की उम्र में दिव्य रक्षक में एंट्री की। एक वॉरियर के लिए युवा होना एक एडवांटेज था। चूंकि सभी लोग एक ही लेवल और एक ही पावर पर हैं, इसलिए एक 14 साल का बच्चा नेचुरली 18 साल के बच्चे से हेट कर सकता है। विशाल जंगल के वॉरियर्स कुछ दिन पहले ही दिव्य रक्षक कैंप में आ चुके थे। इन कुछ दिनों में उन्हें जिंग राज्य के युवा स्वामियों द्वारा बॉयकॉट कर दिया गया था। इन उच्च कुल के युवा स्वामियों ने नेचुरली एक गुट बनाया, जिसे जिंग राज्य के युवा स्वामी गुट के नाम से भी जाना जाता था। वे संख्या में बड़े और पावरफुल थे। नेचुरली विशाल जंगल से आए दिव्य रक्षक मेंबर निचले स्टेटस में थे। बारेक्स का सिलेक्शन करते समय जिंग राज्य युवा मास्टर्स गुट ने बारेक्स में सबसे अच्छी जगहों पर कब्जा कर लिया और विशाल जंगल के बेटों को कोनों पर कब्जा करना पड़ा। जब बून रेमनेंट्स बांटे गए तो जिंग राज्य युवा मास्टर्स गुट को मेजॉरिटी मिली, जबकि उन्हें सबसे कम मिला। कैंटीन में भोजन के दौरान भी जिंग राज्य युवा मास्टर्स गुट ज्यादा एनर्जी वाले सभी महंगे एनिमल्स का मांस चुनता था तथा कम क्वालिटी वाले मांस को अपने लिए छोड़ देता था। जनरल शक्तिमान की विजिट के दौरान जिंग राज्य यंग मास्टर्स गुट ने तुरंत थंडर स्काई ड्रम और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स को घेर लिया और ट्रेनिंग और मुकाबला करने के लिए अर्रे में एंटर किया, जबकि जंगल के बेटों को किनारे कर दिया गया। दरअसल जिंग राज्य युवा मास्टर्स गुट की पावर को देखकर विशाल जंगल के इन बेटों को उनकी पावर को एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे उनसे डरते थे। विशाल जंगल के पुत्रों के भीतर एक जंगलीपन था। वे विशाल जंगल के सख्त एनवायरनमेंट में पले बढ़े थे, इसलिए आसानी से हार नहीं मानते थे। ये देखकर कि उन्हें उकसाया गया था, वे इसे और कैसे सह सकते थे। एक सांवला युवक आगे आया। वो लगभग 17 साल का था और पतला था। उसकी निगाहें बिजली की तरह चमकती थीं। उसने विशाल जंगल से आए वुल्फ जैसा फील दिया। मेरा नाम हेशा है। मैं ब्लैक रॉक ट्राइबल क्लेन से हूं। अगर तुम मुझे चैलेंज देना चाहो तो मैं तुम्हारा सामना करूंगी। चैलेंज? ये वर्ड सुनकर कुछ युवा मास्टर मुस्कुरा दिए। हम तुम्हें चैलेंज नहीं दे रहे। तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम तुम्हें चैलेंज दें। ये सब एक खेल है। जिंग राज्य यंग मास्टर्स गुट के घमंडी वर्ड्स ने हेशा के माथे पर नस चढ़ा दी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हेशा का स्टेज पर आना कोई अचानक लिया गया डिसीजन नहीं था। ब्लैक रॉक ट्राइबल क्लेन्स में वो भले ही सबसे पावरफुल न हो, लेकिन वो सबसे तेज जरूर था।
ब्लैक रॉक ट्राइबल क्लेन्स में उन्हें ब्लैक लाइटनिंग का निकनेम दिया गया था। यदि उसे थंडर स्काई ड्रम को हराना होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की अर्रे के साथ वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आओ ऊपर, युवा मास्टर शौर्य ने हेशा की आंखों में नफरत देखकर कहा। चलो साथ मिलकर करते हैं ताकि सब कुछ सही हो जाए। ये कहते हुए युवा मास्टर शौर्य ने अपनी आंखों के कोने से आदर्श की ओर देखा। ये नजर साफ नहीं थी, लेकिन आदर्श तेज था, इसलिए उसने इसे भांप लिया। आदर्श को अचानक समझ आ गया कि ये युवा स्वामी शौर्य विशाल जंगल से आए एक किंगडम नाइट होने के अपने दर्जे से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उसने विशाल जंगल के उन बेटों पर यह थोपा था। वैभव दिव्य साम्राज्य तदकाठी को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। हालांकि आदर्श विशाल जंगल से था, लेकिन एक किंगडम नाइट के रूप में उसका स्टेटस एक बड़े फैमिली के युवा गुरु शौर्य से कहीं ऊंचा था। चाहे वो युवा स्वामी शौर्य हो या जिंग राज्य के अन्य युवा स्वामी, उनमें से कोई भी आदर्श को पब्लिकली भड़का नहीं सकता था। अगर वे आपस में भिड़ जाते और फाइटिंग पर उतर आते तो इंक्वायरी से यह साबित हो जाता कि वे डिसोबीडियंट थे और उन्हें ट्रबल हो रही थी। इसलिए वे आदर्श के सामने अपनी शान दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, बल्कि वे गुस्से में थे। इसलिए उन्होंने विशाल वनवासी वॉरियर्स पर अटैक कर दिया, विशाल वनवासी वॉरियर्स पर लीड हासिल करने की कोशिश में। यही उनके थॉट्स थे। जिंग राज्य के युवा स्वामी गुट बड़े बड़े कुलों से आए फेमस लोगों को विशाल जंगल से आए जंगली लोगों के झुंड द्वारा कैसे प्रताड़ित किया जा सकता था। भीषण युद्धों का सामना करने के बाद भी उन्हें किंगडम नाइट की उपाधि नहीं मिली। आदर्श में क्या खासियत थी? अगर मैं कहूं कि 10 डिफिकल्टी लेवल्स बहुत बोरिंग है, तो आप क्या सोचते हैं? जैसे ही हेशा और युवा मास्टर शौर्य अर्रे के सेंटर में खड़े हुए, युवा मास्टर शौर्य ने अचानक कहा। हेशा ने अपनी भूमि उठाई। उसे अचानक रियलाइज हुआ कि यंग मास्टर शौर्य ने पहले ही अपना सब कुछ नहीं दिया था। उसके पास अभी और भी बहुत कुछ बचा था। पहले अपने कॉम्पिटिटर को पीछे हटने से रोकने के लिए कमजोर दिखना, फिर डिफिकल्टी बढ़ाने से पहले उसे लड़ाई में फुसलाना, कॉम्पिटिटर को एक ही झटके में हराने का एक तरीका था। हेशा ने तुरंत शौर्य के मन की बात समझ ली। दरअसल जैसे ही वो उस लाइन में खड़ा हुआ, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। भले ही शौर्य ने मुश्किलें और बढ़ा दी हों, उसे एक्सेप्ट करना ही था। उसे एक डेड एंड में धकेलने से पहले कमजोर दिखने की एक सिंपल ट्रिक। यद्यपि ये ट्रिक सिंपल थी, लेकिन ये मत भूलिए कि शौर्य एक 14 साल का बच्चा था, फिर भी वो कितना साजिशबाज था। बड़े फैमिली के ये युवा स्वामी आम लोग नहीं थे। हेशा ने गहरी सांस ली और उसके मुरझाए चेहरे पर युद्ध की फीलिंग उभर आई। शौर्य के पास अभी भी बहुत कुछ बचा था, लेकिन वो अभी भी अपनी मोबिलिटी कैपेसिटी के प्रति काफी कॉन्फिडेंस था। ठीक है, हम इस अर्रे में लड़ाई करेंगे। 11 डिफिकल्टी लेवल्स शुरू। युवा मास्टर शौर्य ने सहजता से हाथ हिलाया। जिंग राज्य के युवा स्वामी गुट का एक मेंबर अर्रे के कंट्रोल पैनल के पास खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, युवा स्वामी शौर्य, अगर ये काफी मुश्किल ना हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए और भी जोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने 11वें क्रिस्टल को दबाया। दूर 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 11 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स आसमान में सीटी बजाते हुए उड़ने लगे। 11वीं डिफिकल्टी में 10वीं डिफिकल्टी की तुलना में एक एक्स्ट्रा फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स थे और अब वे और भी तेज हो गए थे। बहुत तेज स्पीड के कारण फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से तेज सीटी जैसी साउंड निकलती थी। शौर्य और हेशा एक ही समय में चलना शुरू कर दिया। दोनों ही बहुत तेज थे और पीछे परछाइयां छोड़ते जा रहे थे। लोगों के लिए परछाई और इंसान में डिफरेंस करना मुश्किल था। आदर्श बगल में खड़ा शौर्य और हेशा को देख रहा था। उनकी हर मूवमेंट आदर्श साफ देख सकता था, मानो वे उसकी आंखों में धीरे धीरे घूम रहे हों। दिव्य रक्षक एलीट में जगह बनाना वाकई आसान नहीं है, आदर्श के बगल में हुसैन बोल रहा था। इस जर्नी में उसने बहुत कम वर्ड्स कहे थे। आदर्श ने सिर हिलाया। हाँ, इस हेशा की स्पीड बहुत तेज है और असल में शौर्य से थोड़ी तेज है। यही उसकी टैलेंट होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हेशा बहुत सारी अननेसेसरी मूवमेंट्स करता है, इसलिए उसकी बचाव की कैपेसिटी शायद 40% से भी कम है। जहां तक शौर्य की बचाव की कैपेसिटी का सवाल है, वो 60-70% तक है। स्पीड में थोड़े से इंप्रूवमेंट से इस बड़े डिफरेंस की भरपाई नहीं की जा सकती। जैसे ही आदर्श ने यह कहा, शौर्य अचानक चिल्लाया और जोड़े डिफिकल्टी के 12 लेवल्स। तेज स्पीड से बचने के बावजूद यंग मास्टर शौर्य अपना ध्यान भटकाकर बोल पा रहा था। वो घमंड से हंसा। ठीक है। अर्रे के कंट्रोल पैनल के पास खड़े आदमी ने 12वें क्रिस्टल को दबाने से पहले एक भयानक मुस्कान दी। डिफिकल्टी के 12 लेवल्स। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीटी की आवाज तेज होती गई। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल के साथ शौर्य और हेशा भारी प्रेशर में थे। हेशा के माथे पर पसीना आने लगा। तभी चौक के एंट्री गेट पर एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के घेरे के अंदर के सीन को इंटरेस्ट से देखा। एक अधेड़ उम्र के सज्जन जिन्होंने लाल चोगा पहना हुआ था के बगल में एक 14 साल का किशोर खड़ा था। उसने उड़न मछली जैसा एक चोगा पहना था और उसकी कमर में यांची कृपाण बंधी थी। उसकी ड्रेस भी आदर्श जैसी ही थी। ये देखकर ये बिल्कुल साफ था कि ये किशोर भी वैभव दिव्य साम्राज्य का एक किंगडम नाइट था। अरे, जनरल निर्भय, अधिकारी रुद्र ने उस अधेड़ व्यक्ति को देखकर थोड़ा हिचकिचाया।
वो पुलिस वालों को अलर्ट करने ही वाला था कि उस हट्टे कट्टे आदमी ने हाथ उठाकर रुद्र को चुप रहने का इशारा किया। रुद्र ने केवल सिर हिलाया और उस अधेड़ व्यक्ति ने शालीनता से हेशा और शौर्य के बीच का मैच देखना जारी रखा। इसी पल एक झटके के साथ एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हेशा की बाहों से गुजर गई। फटे कपड़े की एक तेज आवाज आई और जानवर की खाल का एक टुकड़ा हवा में उड़ गया। गेंद के घूमने से पैदा हुई हवा ने हेशा की आस्तीन को ही उड़ा दिया था। खाल का वो टुकड़ा हवा में पूरी तरह बिखर गया और हेशा की काली बाहों से खून बहने लगा। सिर्फ एक स्पर्श ने ही ये नतीजा दिया। इन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की शक्ति सच में बहुत प्रबल थी। अधेड़ व्यक्ति ने अपनी भूमि थोड़ी चढ़ाई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो उसे हेशा पर दया आ रही हो। ये देखकर आदर्श ने भी अपनी भूमि सिकोड़ी। हेशा शौर्य को नहीं हरा पाएगा। अगर वो ऐसे ही जिद करता रहा तो वो बुरी तरह से घायल हो जाएगा। जितनी जल्दी वो हार मान ले उतना ही अच्छा है। दरअसल ये क्लियर था कि कौन बेहतर था। भले ही हेशा की बेस शक्ति ज्यादा थी, लेकिन उसकी तकनीकें शौर्य से काफी कमजोर थीं। आगे मुकाबला करने का कोई पॉसिबल तरीका नहीं था। आदर्श को तो यह भी डाउट था कि शौर्य 13वें लेवल की कठिनाई को भी संभाल सकता है। यह साफ था कि हेशा अब और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और थोड़ी ही देर में उसे एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल ने घायल कर दिया। आमतौर पर जब कोई योद्धा इन फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की लाइन में महसूस करता है कि वो अब और नहीं झेल सकता तो वो रुकने के लिए चिल्लाता है। अगर वो अपनी हिम्मत से ज्यादा जोर लगाता तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। रियल लाइफ की लड़ाई और जानलेवा एक्शन का एक्सपीरियंस देने के लिए दिव्य रक्षक दल ने इन ब्लड बॉल्स की अटैक पावर बहुत हाई रखी थी। एक बार लगने पर गंभीर चोट लग सकती थी। यहां तक कि दिव्य रक्षक दल के ट्रेनिंग कैंप में भी ऐसे हादसे हुए थे जहां एक सैनिक इन ब्लड बॉल्स के अटैक में मारा गया था। अपनी चोटों के बावजूद डटे रहना हेशा के लिए किसी ब्लेड की नोक पर डांस करने जैसा था। कोई भी दुर्घटना होती तो ये ब्लड बॉल्स उसके सिर या आंखों जैसी कमजोर जगहों पर लग सकती थीं। इसके रिजल्ट बहुत खतरनाक होते। एक और झटके के साथ एक दूसरी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हेशा के कंधे से टकराई और जानवर की खाल फाड़ दी। ये वार बहुत सीरियस था क्योंकि ब्लड बॉल के संपर्क में आने से उसकी दिशा बदल गई थी। हेशा का कंधा तुरंत फट गया। हेशा के जानने वाले विशाल जंगल के सभी लोग उसे आंसुओं भरी आंखों से देख रहे थे। भाई हेशा, ये लड़के और पुरुष जवान नहीं थे। हेशा को ऐसी मुश्किल में देखकर उन्होंने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची कि वे कांपने लगीं। 2 चोटों के बावजूद हेशा दर्द को सहते हुए दांत पीसकर टिका रहा। उसने फिर भी फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के अटैक से बचने की पूरी कोशिश की। वो हार नहीं मानना चाहता था। विशाल जंगल से आए लोग लड़ाई में भले ही मर सकते थे, लेकिन वे हार नहीं मान सकते थे। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने ब्लैक रॉक कबीले के बहुत सारे रिसोर्स खर्च किए थे। उसके कबीले ने खाने के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके उसे आगे बढ़ने के लिए रिसोर्स दिए थे। वो विशाल जंगल छोड़कर दिव्य रक्षक दल में आ चुका था। उसके ऊपर ब्लैक रॉक कबीले के असंख्य लोगों की उम्मीदों का बोझ था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। ब्लैक रॉक कबीले के लोगों को एक बेहतर लाइफ देने में हेल्प करना चाहता था। वो यहाँ कैसे हार मान सकता था? मैं हार मानता हूं कहना और सेना से बाहर निकल जाना आसान था, लेकिन उसके अपने प्रिंसिपल्स थे। जब से उसने विशाल जंगल छोड़ा था, उसे इग्नोर किया गया, नीची नजर से देखा गया और दबाया गया था। और अब ये एक ऐसी लड़ाई थी जहां वो खुद को प्रूव कर सकता था। भले ही वो ताकत के मामले में हार गया हो, लेकिन हिम्मत के मामले में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास बड़े और अमीर परिवारों के बच्चों के साथ कंपटीशन करने की योग्यता कैसे होती? विशाल जंगल के योद्धा बहुत एक्साइटेड थे। मैदानों में उनका पहला अटैक किसी बच्चे के लिए गांव से शहर में आने जैसा था। वे अपने साथ अज्ञानता, हिचकिचाहट, अपने कबीले की उम्मीद और विजयी वापसी के सपने लेकर आए थे। वे उन रिच यंग मास्टर्स के सामने, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड और एबिलिटीज उनसे कहीं बेहतर थीं, अकेले बिना किसी शक्ति के खड़े थे। हेशा की इस दृढ़ता ने विशाल जंगल के लोगों के दिलों में एक गहरी सहानुभूति पैदा कर दी। हालांकि यह सिस्टम बहुत क्रूर था। लोगों की फीलिंग्स के कारण इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला था। हेशा का दूसरा हाथ भी घायल हो गया था। इस समय तक हेशा के 3 घाव हो चुके थे। शौर्य मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि हेशा अपनी लिमिट्स पर पहुंच चुका है। चौथा घाव। इस पल फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की सीटी की आवाज, यंग मास्टर ग्रुप की हंसी, विशाल जंगल के बेटों की उत्सुकता, सब शांत हो गए। हेशा ने एक मुंह भरकर ताजा खून उगल दिया और उसका शरीर बाहर उड़ गया। 5वीं फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल ने उसकी छाती की मसल्स को चीर दिया था, उसकी पसलियां तोड़ दी थीं और उसकी छाती में धंस गई थी। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स किसी इंसान के शरीर से टकराने पर अपनी स्पीड कम कर देती थीं, लेकिन इससे पसलियों के फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोट से बचाव नहीं होता था। यही दिव्य रक्षक दल की ट्रेनिंग की क्रूरता थी। जिस क्षण वो बाहर उड़ा, हेशा ने अपने सिर को अपने हाथों से प्रोटेक्ट कर लिया था। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल हेशा की जांग में लगी थी, लगभग उसे छेदती हुई। दिव्य रक्षक दल के कैंप में नए सैनिकों को कई चोटें आईं, जिसमें 2-3% लोगों की मौत भी हुई थी। रुको, छोटू चिल्लाया और तुरंत ट्रेनिंग रुक गई। कुछ डॉक्टर तुरंत हेशा का ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंचे।
हेशा की चोटें बहुत गंभीर थीं। अच्छी दवाइयों के बावजूद उसे 4-5 दिन बेड रेस्ट करना पड़ता। शौर्य ने हेशा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की हंसी थी। उसने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसके माथे का पसीना तुरंत सूख गया। उसने अपनी कलाइयां रगड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी कुछ स्पीड है। दुख की बात है कि तुम्हारे पास तकनीक की कमी है, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। विशाल जंगल में टेक्निक्स की कमी होती है और तुम ज्यादा मेथड्स नहीं सीख सकते, इसलिए ज्यादातर टाइम तुम ताकत और ब्रूट फोर्स से ही मुकाबला करते हो। अगर तुम ऐसे ही बर्बर लोगों से लड़ो तो नेचुरल है कि तुम फायदे में रहोगे, लेकिन जब तुम किसी ऐसे आदमी से मिलोगे जिसके पास मार्शल आर्ट्स की स्किल है तो तुम टिक नहीं पाओगे। शौर्य ने कुछ और टिप्स भी दिए। ये सुनकर जिंग स्टेट के युवा मास्टर्स ग्रुप ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। युवा मास्टर शौर्य की बातें बिल्कुल सही थीं। सच में हेशा तकनीक की वजह से हार गया, लेकिन इस विशाल जंगल में ज्यादा टेक्निक्स नहीं होती हैं। जिंग स्टेट के युवा मास्टर्स ग्रुप ने भी यही बात दोहराई। क्या विशाल जंगल का कोई और बेटा आने को तैयार है? जैसे ही शौर्य ने पूछा, उसकी आंखें मिली। जूली फीलिंग्स के साथ आदर्श की तरफ घूम गई। दरअसल आदर्श ही उनका फाइनल टारगेट था। तो क्या हुआ अगर उसने हेशा को हरा दिया? आदर्श एक किंगडम नाइट था। एक किंगडम नाइट पर जीत हासिल करने से उसे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता। तुम किंगडम नाइट क्यों हो? मैं क्यों नहीं? मेरी ताकत तुमसे ज्यादा है और मैं जानबूझकर तुम्हारे मुंह पर अटैक करूंगा। न केवल शौर्य आदर्श को देख रहा था, बल्कि विशाल जंगल के कई बेटे भी आदर्श को देख रहे थे। हालांकि शौर्य के उकसावे के बिल्कुल उलट विशाल जंगल के इन बेटों ने आदर्श को एक उम्मीद के साथ देखा। वे सब हार गए थे। यहां तक कि सबसे तेज रनर हेशा भी शौर्य से हार गया था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी एकमात्र उम्मीद आदर्श था, जो उनकी तरह विशाल जंगल से आया था। उसका किंगडम नाइट होना इस बात का सिंबल था कि वो कोई आम आदमी नहीं था। हेशा की छाती में कई चोटें थीं, जिससे बहुत खून बह गया था। हालांकि स्ट्रेचर पर सांस लेने के लिए तड़पते हुए भी हेशा ने बहुत मुश्किल से आदर्श की तरफ देखा। आदर्श ने शांति से हेशा की आंखों में देखा। भले ही वो हेशा को नहीं जानता था और उससे कभी बात भी नहीं की थी, फिर भी आदर्श को लगा कि उसे उसके लिए कुछ करना होगा। ये वो रिस्पेक्ट थी जिसका एक योद्धा हकदार था। आखिरकार आदर्श भी विशाल जंगल से ही निकला था। हो सकता है कि उसे विशाल जंगल से कोई गहरा कनेक्शन महसूस न होता हो, लेकिन विशाल जंगल के इन बेटों के साथ उसकी भी एक यूनिटी जरूर थी। वो विशाल जंगल के लोगों की सहनशक्ति और पीड़ा देख सकता था, ठीक प्रिया की तरह जो डटी रही। शायद एक दिन वे अपनी विशाल वन्य बैकग्राउंड के कारण कम आत्मविश्वास से ग्रस्त नहीं होंगे, बल्कि इसे एक सम्मान के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये बात मन में आते ही आदर्श ट्रेनिंग लाइन की ओर चल पड़ा। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा, आदर्श ने धीरे से कहा। शौर्य बहुत खुश हुआ। वो जोर से हंसा। एक किंगडम नाइट के साथ मुकाबला करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। जिंग स्टेट के युवा मास्टर्स ग्रुप बहुत उत्साहित थे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया था कि एक तथाकथित विशाल जंगल का किंगडम नाइट कितना महान हो सकता है। किसी किंगडम नाइट पर जीत हासिल करना वाकई बहुत अच्छा लगता होगा। क्या तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत नहीं है? यंग मास्टर आदर्श ने यंग मास्टर शौर्य से पूछा। थैंक्स किंगडम नाइट, मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन ये तो बस एक वार्म अप था, इसलिए मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी बात करें तो क्या तुम्हें वार्म अप करने की जरूरत है? शौर्य के शब्दों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस झलक रहा था। दोनों के बीच मुकाबला बिल्कुल बराबर था। दिलचस्प। इस समय निर्भय अचानक हंस पड़ा। जब से वो आया था तब से दिव्य रक्षक दल के किसी भी नए सैनिक ने उसे पहचाना नहीं था। अगर ऐसा होता तो शौर्य इतना शोर करने की हिम्मत नहीं करता। यह आवाज सुनकर शौर्य थोड़ा हिचकिचाया। निर्भय के पहनावे को देखकर उसे तुरंत निर्भय की पहचान का एहसास हो गया। उसने झट से मुट्ठियां भींचकर जवाब दिया, छोटा शौर्य हूं, जनरल निर्भय का सम्मान। जनरल, मुझे इस छोटे शौर्य की पब्लिक में की गई जल्दबाजी के लिए माफ करें। निर्भय के सामने शौर्य ने बिना किसी चापलूसी या अहंकार के शालीनता बनाए रखी। निर्भय हंसा। यंग और जल्दबाज होना और झगड़ालू होना शायद कोई बुरी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी सेना वॉर जोन में पूरी तरह से ओबीडियंट हो, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पर किसी की भी बात न माने। लड़ना अच्छी बात है। चूंकि आज तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो तो मैं इसमें कुछ नया ट्विस्ट लाऊंगा। इस मुकाबले में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी सबको हराकर फर्स्ट प्लेस पर आएगा उसे दिव्य राजधानी के सुपीरियर शस्त्रागार में एंट्री मिलेगी और वो 2 हथियार चुन सकता है। जो भी तुम्हें पसंद हो उसे ले जाया जा सकता है। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 उजाड़ अस्थि अवशेष दूंगा। निर्भय के ये शब्द कहने के बाद वहां मौजूद सभी युवा योद्धा तुरंत खुश हो गए। दिव्य राजधानी के सुपीरियर शस्त्रागार में एंट्री और 2 हथियार चुनने का मौका और 2 उजाड़ अस्थि अवशेष। दिव्य राजधानी का सुपीरियर शस्त्रागार बहुत हाई लेवल का था, जो बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप से बने हथियारों से भरा हुआ था। ये हथियार कीमती मटेरियल से बने थे और उन पर बने डिजाइन उन्हें अनमोल बनाते थे। जनरल निर्भय के बगल में खड़ा किशोर भी इंटरेस्टेड दिख रहा था। कई लोगों ने उस किशोर को देखा। वो जनरल निर्भय के साथ आया था और उसने उड़न मछली जैसा चोगा पहना था। इसका मतलब था कि वो एक किंगडम नाइट था, जिससे उसका रुतबा बहुत बड़ा लग रहा था। हथियार, उजाड़ अस्थि अवशेष।
ट्रेनिंग एरिया में आदर्श ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये एक बड़ा सरप्राइज था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। यांची कृपाण दिव्य रक्षक दल का एक स्टैंडर्ड हथियार था, इसलिए क्वालिटी और बाकी चीजों के मामले में ये एक्सीलेंट नहीं था। आदर्श के सामने युवा स्वामी शौर्य में ज्यादा लड़ाकू भावना थी। शौर्य ने भी यही सोचा, रणनीति शुरू करो। इन 12 कठिनाई स्तरों के बारे में किंगडम नाइट क्या सोचते हैं। भले ही उसका भाषण सम्मानजनक था, लेकिन युवा स्वामी शौर्य ने आदर्श को जिस तरह से देखा वो एक्साइटमेंट से भरा था। विशाल जंगल के लोग तकनीक में कमजोर थे, इसलिए भले ही इस आदर्श के पास बहुत अच्छी शारीरिक क्षमता थी जिसकी वजह से उसे किंगडम नाइट बनाया गया था, तो क्या हुआ? ठीक है, 12 कठिनाई स्तर। आदर्श को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये चैलेंज उसके लिए कुछ भी नहीं था। जिंग राज्य युवा मास्टर्स ग्रुप के एक युवा मास्टर ने 12वें क्रिस्टल को दबाने से पहले मुस्कुराया। विशाल जंगल के बेटे तुरंत अपनी सांसें रोककर चिंता और उम्मीद से आदर्श की ओर देखने लगे। चोंग! 12 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स ने गरजते हुए आदर्श और शौर्य पर उल्काओं की तरह अटैक किया। शौर्य की आंखों में लड़ाकू भावना जल उठी। वो हिलने लगा और हवा में बेतरतीब ढंग से उछलते हुए परछाइयों की एक सीरीज बनाते हुए बहुत तेजी से इधर उधर जंप करने लगा। 12 उड़ते हुए क्रिस्टल्स में से किसी ने भी शौर्य की शर्ट को नहीं छुआ। शौर्य की मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि उसका शरीर मुश्किल से ही दिख रहा था। इसके उलट आदर्श ने बहुत कम मूवमेंट की। शुरू से आखिर तक वो मुश्किल से ही हिला और अपनी जगह पर खड़ा रहा। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स एक के बाद एक उड़ते रहे, लेकिन आदर्श या तो अपनी बाहें ऊपर उठाता रहा या अपने पैर घुमाता रहा। उसका शरीर धुंधला सा हो गया था, जिससे उसके शरीर के चारों ओर परछाइयों की एक सीरीज बन गई थी। ये बताना डिफिकल्ट था कि आदर्श उन परछाइयों में हिल रहा था या नहीं। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स आदर्श के शरीर के पास चिपकी रहती, लेकिन उसे कभी नहीं लगती। यहां तक कि फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के घूमने से पैदा होने वाली बल वायु को भी आदर्श ने सही तरीके से कैलकुलेट किया था। हालांकि बल वायु तेज थी, फिर भी वो आदर्श के उड़न मछली के वस्त्र को फाड़ नहीं पाई। उड़न मछली के वस्त्र के नीचे उन्होंने अभी भी फ्लोइंग मरकरी गाउन पहना हुआ था, जो भारी था और उनके एक्शन को लिमिट करता था। भले ही आदर्श कितना भी फिट क्यों न हो, उसके लिए फ्लोइंग मरकरी गाउन से इफेक्ट न होना इम्पॉसिबल था। अगर स्पीड की तुलना की जाए तो वो शौर्य के सामने कहीं नहीं ठहरता था। वो बस अपनी स्पीड की लिमिट के अंदर अपनी चकमा देने की कैपेसिटी को हाई लेवल तक बढ़ा सकता था। अगर शौर्य की चकमा देने की कैपेसिटी 60-70% थी, तो आदर्श की 95% से ज्यादा होगी। आदर्श वहीं खड़ा रहा, जिससे लोगों को यह फील हुआ कि फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स जानबूझकर आदर्श से बच रहे थे। क्या हुआ? विशाल जंगल के बेटे हैरान और कंफ्यूज्ड होकर देख रहे थे, लेकिन जिंग स्टेट यंग मास्टर्स ग्रुप को इसका मतलब समझ आ गया। उनके चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। सूक्ष्मता। कुछ दूरी पर निर्भय की आंखें चमक उठीं। आदर्श की सूक्ष्मता टेक्निक को उसने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया था। जैसा कि निर्भय ने देखा, आदर्श सूक्ष्मता के शुरुआती लेवल तक पहुंच चुका था और छोटी सी सफलता के लेवल से पहले के ट्रांसफर एरिया में था। 12 साल के बच्चे के लिए इस लेवल तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था। क्या यह सिर्फ शुरुआती लेवल है? अधिकारी रुद्र ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए आदर्श को अजीब नजरों से देखा। उसने आदर्श का तेजस के साथ फाइट देखा था। तेजस ने पैतृक कलाकृति की ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, फिर भी वो आदर्श की आस्तीन को छू नहीं पाया था। उस समय आदर्श की सूक्ष्मता टेक्निक बहुत ज्यादा बेहतर थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को रोक रहा हो। चर्चा। जैसे जैसे शौर्य बार बार बच रहा था, फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स तेजी से उड़ रहे थे। हालांकि शौर्य उन्हें संभाल सकता था, उसने देखा कि आदर्श बिना ज्यादा हिले डुले अटैक से बच रहा है। ध्यान भटकने की वजह से शौर्य का चेहरा बदसूरत हो गया और लगभग उसके सिर पर एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल आकर लग गई। उन्होंने पहले कहा था कि विशाल जंगल के योद्धाओं में तकनीक की कमी है, लेकिन आदर्श की मौजूदगी ने उनके चेहरे पर एक तमाचा मार दिया था। सूक्ष्मता टेक्निक। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सूक्ष्मता किसी भी गति स्किल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छी समझ जरूरी थी। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे ट्रेन किया जा सके। एक और कठिनाई ऐड करो। शौर्य चिल्लाया। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लाइनअप पर कंट्रोल रखने वाले जिंग राज्य के युवा स्वामी ने मिलीजुली फीलिंग्स के साथ 13वें क्रिस्टल को दबाया। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल उड़कर ग्रुप में शामिल हो गया। 13 फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के साथ गति और भी तेज हो गई थी। हवा में कानों को चीर देने वाली आवाजें शीशे पर खरोंच जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे किरणें उड़ती गईं, अनगिनत लाइंस एक पिंजरे का फॉर्म ले गईं, जिसने आदर्श और शौर्य को घेर लिया। आदर्श ने अपनी भौवें सिकोड़ लीं। 13वें कठिनाई स्तर पर उसे बहुत प्रेशर महसूस हो रहा था। फ्लोइंग मरकरी गाउन का उनकी स्पीड पर बहुत इफेक्ट पड़ा। फिर भी आदर्श ने फ्लोइंग मरकरी गाउन को नहीं उतारा। प्रेशर ने उसे एक मोटिवेशन दिया, इसलिए वो अपनी लिमिट तक पहुंचना चाहता था। उसे ज्योति के वे शब्द याद आ गए थे जो उसने उसे फ्लोइंग मरकरी गाउन देते समय कहे थे। आप सूक्ष्मता की छोटी सफलता के लेवल तक पहुंच चुके हैं और अभी भी बहुत आगे जाना है। आपको सूक्ष्मता की बड़ी सफलता का लेवल खुद सीखना होगा। अगर कोई आपको सिखाए भी तो वो आपका नहीं होगा।
ये फ्लोइंग मरकरी गाउन आपकी शक्ति बढ़ाने और सूक्ष्मता गति टेक्निक के बड़े सफलता के लेवल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। खुद को लिमिट तक धकेलने से आदर्श को एहसास हुआ कि अगर वो फ्लोइंग मर्करी गाउन पहनते समय सूक्ष्मता के छोटे सफलता लेवल तक पहुंच सकता है, तो जब वो फ्लोइंग मर्करी गाउन को उतारेगा तो वो शायद सूक्ष्मता के बड़े सफलता लेवल की शुरुआत में होगा। इसलिए आदर्श ने खुद को लिमिट तक धकेलना जारी रखा। क्योंकि वो अब अपनी स्पीड और नहीं बढ़ा सकता था, इसलिए आदर्श को अपनी चकमा देने की कैपेसिटी पर ही निर्भर रहना पड़ा। वो अपनी दक्षता को लगभग 100% तक बढ़ा रहा था। ओह, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। शौर्य को अचानक एहसास हुआ कि आदर्श की स्पीड तेज नहीं थी और उसकी स्पीड लिमिट्स की वजह से कठिनाई लेवल 13 पर चलना उसके लिए डिफिकल्ट था। भले ही आदर्श के पास बेहतरीन टेक्निक हो, लेकिन तेज होने के सपोर्ट के बिना वो एक बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। देखो, ये बच्चा अजय नहीं है। इसकी टेक्निक भले ही अच्छी हो, पर इसकी स्पीड धीमी है। इतने विशाल जंगल में ऐसा विचित्र बच्चा कैसे आ सकता है? क्योंकि तुम धीमे हो तो मेरी लिमिट शायद तुमसे ज्यादा बुरी नहीं है। यह एहसास होने पर शौर्य की लड़ाकू भावना फिर से जाग गई। कठिनाई लेवल 13 पहले से ही शौर्य की लिमिट थी। अगर वो और ज्यादा कोशिश करता तो खतरनाक होता। 14वें कठिनाई लेवल को मजाक में नहीं लिया जा सकता था। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से टकराने पर गंभीर चोट लग सकती थी। मेरे शरीर की स्पीड तेज है। कठिनाई लेवल 14 पर मैं थोड़ी देर टिक पाऊंगा। मैं उससे नहीं हारूंगा। शौर्य ने मुट्ठी भींच ली। वो हार नहीं सकता था। उसने पहले ही इतना कुछ कह दिया था, तो वो कैसे हार सकता था? जिंग राज्य के युवा स्वामियों का अपना आत्मसम्मान था। इसके अलावा जनरल निर्भय ने इनाम देने का वादा किया था। एक और लेवल ऐड करो। लगातार चकमा देते हुए शौर्य ने कठिनाई से कहा। यह सुनकर लाइनअप के कंट्रोल के इंचार्ज युवा मास्टर की धड़कन रुक गई। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने 14वें क्रिस्टल को दबाया। वेंग! फिर एक और ब्लड बॉल ऊपर उड़ गया। उसकी तेज स्पीड ने चौक में बवंडर ला दिया था। तेज हवा के झोंके के नीचे आदर्श ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा। प्रेशर! उसे एक बार फिर प्रेशर महसूस हुआ। उसे लगा कि वो अपनी लिमिट पर है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से अटैक का शिकार हो जाएगा। किरणों के बीच में आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होने पर उसके आसपास जो कुछ हो रहा था वो बहुत क्लियर हो गया। आदर्श ने अपने शरीर का इस्तेमाल फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के पाथ को फील करने के लिए किया, जिससे उसका शरीर तुरंत रिएक्ट कर सका। इससे उसकी चकमा देने की कैपेसिटी बढ़ गई। ओह! आंखें बंद करके फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स के बल को महसूस करना ताकि बच सके। ये बच्चा सच में ऐसा कर सकता है? ये तो पहले से ही सूक्ष्मता की छोटी सी सफलता का लेवल है। आदर्श को आंखें बंद करने की हिम्मत करते देख निर्भय बहुत उत्सुक हो गया। वो आदर्श के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। रुद्र, तुमने कहा था कि इस बच्चे में पूर्व से आने वाली बैंगनी हवा है और मुझे लगा कि ये बस कोइंसिडेंस से हुआ है, लेकिन लगता है कि उसकी अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी दूसरों से कहीं ज्यादा है। किंगडम नाइट की ये उपाधि बहुत अच्छी तरह से दी गई है। निर्भय ने तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। रुद्र मुस्कुराया और बहुत खुश था। निर्भय द्वारा उनके चुने हुए सैनिक की तारीफ से उन्हें गर्व महसूस हुआ। निर्भय ने उड़न मछली की ड्रेस पहने किशोर को देखा और पूछा, जिजुन, तुम आदर्श के बारे में क्या सोचते हो? इस किशोर का नाम जिजुन था और वो जन्म से ही चमकदार आंखों और सफेद दांतों के साथ पैदा हुआ था। उसने कहा, विशाल जंगल से इस लेवल तक पहुंचना वाकई बुरा नहीं है। जहां तक सूक्ष्मता की बात है, मैं भी इसे जानता हूं और मेरी स्पीड उससे कहीं ज्यादा तेज है। किंगडम नाइट होने के नाते वो यंग और महत्वाकांक्षी था, इसलिए जिजुन आसानी से किसी को एक्सेप्ट नहीं करता था। निर्भय खिलखिलाकर हंसा। उसे जिजुन का कैरेक्टर पसंद आया। युवाओं को बेलगाम होना होगा। युवा स्वाभाविक रूप से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी निर्भय को लाइवनेस का एहसास होगा। निर्भय को लाइवनेस और खुद को सुधारने से भरी एक आर्मी की जरूरत थी। इस समय शौर्य लाइनअप में अपनी लिमिट तक पहुंच गया था। वो सच में हार मान लेना चाहता था। एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल पहले ही उसकी आस्तीन पर लग चुकी थी। आदर्श के माथे पर पसीना देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल उसे फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स का सामना करना पड़ेगा। वो फाइनल स्टेज पर सफलता से चूकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दांत पीसकर टिका रहा। बस थोड़ी देर और मैं जीत जाऊंगा। मैं विनर बनना चाहता हूं। मैं बीच में कैसे हार मान सकता हूं? मुझे 14वां कठिनाई लेवल पूरा करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस उससे ज्यादा देर तक टिकना है। उसकी स्पीड धीमी है और वो बचने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वो हर बार इसे पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। आखिरकार वो गलती कर ही देगा। शौर्य अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद को समझाता रहा, लेकिन हर बार जब आदर्श किसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन में फंसा हुआ सा लगता तो वो बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आता। ये मानो एक बाल पत्थर को पकड़े हुए हो। हालांकि ऐसा लगता था कि बाल टूटने ही वाले हैं, पर टूटते नहीं थे। शौर्य पागल हो रहा था। जैसे ही शौर्य और परेशान हुआ और अपनी लिमिट के करीब पहुंचा, एक फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल शौर्य की जांघ से टकराया। पुआ! शौर्य की जांघ पर मांस का एक टुकड़ा फट गया और खून फैल गया।
शौर्य ने घुरघुराहट की और उसका शरीर असंतुलित हो गया। एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल सीधे उसके उरोस्थी की ओर बढ़ रही थी और शौर्य अब इस अटैक से बच नहीं सकता था। जब उसने इसे रोकने के लिए अपनी दोनों बाहें क्रॉस की तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। शौर्य का शरीर उड़ गया। उसका दाहिना हाथ, जिसने फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल को रोक रखा था, टूट गया था। तभी एक और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल शौर्य के पेट की ओर उछली। हालांकि शौर्य ने अपनी पेट की मसल्स को कस लिया था, फिर भी वो उसकी स्किन को चीरती हुई उसकी आंत में जा धंसी। लगातार अटैक से शौर्य को खून की उल्टी होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल से शौर्य को गंभीर रूप से घायल होते देख जिंग स्टेट यंग मास्टर्स ग्रुप हैरान रह गया। विशाल जंगल से निकले एक सुंदर लड़के ने सच में यंग मास्टर शौर्य को हरा दिया था। भले ही उन्होंने आदर्श को एक सुंदर लड़का समझकर उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन क्या वे एक सुंदर लड़के से भी बदतर नहीं थे? उन्होंने विशाल जंगल के लोगों का मजाक उड़ाया क्योंकि उन्हें कोई तकनीक नहीं आती थी और उनके पास केवल ताकत थी। लेकिन आदर्श की सूक्ष्मता ने उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया था। इस लाइनअप को रोको, जिंग राज्य के युवा गुरुओं का ग्रुप चिल्लाया। एक युवा गुरु ने जल्दी से लाइनअप को रोक दिया। आदर्श, जो पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था, उसे लाइनअप के रुकने के बाद ही इसका एहसास हुआ। आंखें खोलकर उसने देखा कि शौर्य पहले ही उड़ चुका था। ये खत्म हो गया? कितना दुख है, मुझे बस कुछ अंतर्दृष्टि मिली थी और फिर वो चली गई। भले ही आदर्श को इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि उसे बीच में ही रोक दिया गया था। उसने पाया कि फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की व्यवस्था उसकी गति तकनीकों की ट्रेनिंग के लिए बहुत परफेक्ट थी। फ्लोइंग मर्करी गाउन के साथ आदर्श को यकीन था कि उसे सूक्ष्मता के बड़े सफलता लेवल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फ्लोइंग मर्करी गाउन के साथ मैं खुद को लिमिट तक धकेल दूंगा। चाहे मेरी चाल ढाल की टेक्निक हो या बाकी चीजें, सब कुछ बहुत तेजी से इंप्रूव होगा। आदर्श जब इस बारे में सोच रहा था तो उसने जिंग राज्य के कुछ युवा गुरुओं को शौर्य की ओर दौड़ते हुए देखा। युवा स्वामी शौर्य, क्या आप ठीक हैं? शौर्य खून से लथपथ था। उसके पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया था। हालांकि पहले वो दिखने में आकर्षक था, अब वो कागज की तरह सफेद हो गया था और भयानक लग रहा था। इस तरह की चोट खासकर हाथों में ठीक होने में कम से कम आधा महीना लगेगा। यह बच्चा, शौर्य बेहोश नहीं हुआ था। आदर्श से हार कर वो डर गया था। आदर्श का जिक्र करते हुए अब वो आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हालांकि आदर्श ऐसा लग रहा था कि वो और नहीं सह पाएगा और उसे उससे भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी वो आखिरकार आदर्श से हार क्यों गया? इतनी गंभीर चोट लगना सही नहीं था। आधे महीने तक ट्रेनिंग न कर पाना और साथ ही फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने घावों की सही देखभाल, ये चोट शौर्य के फ्यूचर की सफलताओं पर भी असर डाल सकती थी। शौर्य उदास था। उसने मैच और अपनी रेपुटेशन दोनों खो दी थी। विशाल जंगल से आए एक बच्चे ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। हा, निर्भय हंसा। शाबाश आदर्श, तुम किंगडम नाइट की उपाधि के योग्य हो। विशाल जंगल के तुम लोग भी महान पुरुष हो। निर्भय ने विशाल जंगल के बेटों की तारीफ की। ये तारीफ पाकर विशाल जंगल के बेटों की आंखों में आंसू आ गए। वे पिछड़े हुए जगहों से आए थे और उन्हें दूसरों की सहमति की जरूरत थी, खासकर वैभव दिव्य साम्राज्य के स्वर्ण रक्षक के नेता जनरल निर्भय की। भले ही ये सहमति आदर्श को मिली, फिर भी उन्हें भी गर्व और खुशी महसूस हुई। भाई आदर्श, आपके लिए अच्छा है। भाई आदर्श, फ्यूचर में हम सब आपका अनुसरण करेंगे। भले ही हमारे पास ज्यादा योग्यताएं नहीं है, फिर भी हमारे पास कुछ ताकत है, कृपया इसे एक्सेप्ट करें। विशाल जंगल के कुछ बेटों ने आदर्श से कहा। आदर्श उनकी आंखों में सच्चाई देख सकता था। निर्भय ने आगे कहा, आदर्श, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ये मैच जीत गए, लेकिन हथियार और अस्थि अवशेष पाने के लिए तुम्हें अभी और कुछ करना होगा। मुझे तो बस सब में नंबर 1 बनना है। ये कहते हुए निर्भय ने जिजुन की ओर देखा। वो जानता था कि बिना प्रोत्साहन के भी जिजुन स्टेज पर आदर्श से मुकाबला करेगा। जिजुन का नेचर ऐसा ही था। जब उसका सामना किसी विशेषज्ञ से होता, खासकर अपनी ही उम्र के विशेषज्ञ से, तो वो लड़ने के जोश से भर जाता। वो अपनी इस इच्छा को दबा नहीं पाता था। किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना लाइफ का एक बड़ा आनंद था जो आपके लिए परफेक्ट था। यकीन से जिजुन बाहर चला गया। कई लोगों ने पहले भी उसकी उड़न मछली वाली पोशाक पर ध्यान दिया था। मैं सोंग जिजुन हूं और जिंग राज्य के सोंग परिवार से हूं। मैं किंगडम के सिलेक्शन से नहीं गुजरा। मुझे ट्रेनिंग के लिए सीधे स्वर्ण रक्षक दल में भेजा गया था, इसलिए मैं अभी भी आप में से ज्यादातर लोगों से फैमिलियर नहीं हूं। यह हमारी पहली मीटिंग है। सोंग जिजुन ने विनम्रता से अपना इंट्रोडक्शन दिया। आदर्श समझ गया कि उसे उसके परिवार ने पैराशूट से यहां बुलाया है। जिनकी ताकत को मान्यता नहीं दी गई थी, उन्हें एग्जाम देना पड़ा, लेकिन जो मजबूत थे उन्हें सीधे पैराशूट से उतारा जा सकता था। यहां तक कि बड़े परिवारों के कुछ बेटों को भी स्वर्ण रक्षक दल में एंट्री करने की जरूरत नहीं थी। उनके पास सच में बहुत सारे विकल्प थे। कुछ लोग सैन्य माहौल की वजह से स्वर्ण रक्षक दल में एंट्री करते थे। आर्मी में कठोर ट्रेनिंग और जीवन मरण की लड़ाइयां खूब होती थीं। परिवार के कुलों के हेड इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। तो ये हैं सोंग जिजुन, सोंग परिवार के युवा गुरु जिजुन। ये सुनान शहर के एक फेमस युवा गुरु हैं।
सोंग परिवार की युवा पीढ़ी में ये सबसे बड़े विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए इन्हें किंगडम नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दिव्य राजधानी में भर्ती ट्रेनिंग कैंप में 2 किंगडम नाइट हैं। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि उन दोनों को जल्द ही 1000 घराने बना दिया जाएगा। 2 किंगडम नाइट्स के बीच कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार है। भाई आदर्श, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। विशाल जंगल के बेटे लगातार आदर्श का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आदर्श अपना अगला मैच जीतेगा। जहां तक जिंग स्टेट यंग मास्टर्स ग्रुप का सवाल है, वे स्वाभाविक रूप से सोंग जिजुन के पक्ष में थे। सोंग जिजुन की फेम शौर्य से कहीं ज्यादा थी। जहां तक आदर्श की बात है, जिंग स्टेट यंग मास्टर्स ग्रुप के लिए उसने शौर्य को बहुत कम डिफरेंस से हराया था। हालांकि वो सोंग जिजुन की तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत था, फिर भी दोनों के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा था। विशाल जंगल से आए इन गवारों को क्या सच में लगता है कि आदर्श और यंग मास्टर जिजुन के बीच मुकाबला रोमांचक होगा? हालांकि मैं सच में ये नहीं मानना चाहता। यंग मास्टर जिजुन की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। यहां कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। किसी की फेम किसी स्कॉलर से नहीं हो सकती। जिंग राज्य के युवा गुरुओं का ग्रुप सोंग जिजुन के रिजल्ट को लेकर उत्सुक था। वे इस बार विशाल जंगल के योद्धाओं को जिंग राज्य के युवा गुरुओं की असली ताकत दिखा सकते थे। सोंग जिजुन ने लाइनअप में एंट्री की और आदर्श का सामना किया। दोनों ने उड़न मछली की ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों में ही वीरता का भाव था। ये ड्रैगनों के बीच की लड़ाई थी। आदर्श, है ना? मैं सोंग जिजुन हूं। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश दुनिया के सभी एक्सपर्ट से मुकाबला करना और टॉप पर पहुंचने के लिए कंपटीशन करना है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करना सच में अनुचित है। सोंग जिजुन के शब्द फ्रेंडली और सुसंस्कृत थे। उनमें सच में एक सुसंस्कृत युवा गुरु की फीलिंग झलक रही थी। लेकिन क्योंकि जनरल निर्भय ने इनाम देने का वादा किया है, इसलिए मुझे ऐसी कंडीशंस में तुम्हें हराना ही होगा। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? आदर्श ने अपनी सांसें शांत की क्योंकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें गायब हो गईं। मैं जीतूंगा, सोंग जिजुन ने दृढ़ता से कहा। मैं पहले अरीना में एंट्री करूंगा और तुम्हारे साथ एक ही स्टेज पर कंपटीशन नहीं करूंगा, ताकि तुम मेरी रिदम से असहज ना हो जाओ और फ्रॉस्ट मेटल ब्लड बॉल्स की चपेट में न आ जाओ। और तुमने कुछ देर पहले बहुत मेहनत की थी, इसलिए तुम आराम करने का मौका ले सकते हो। कितना इंप्रेसिव! विशाल जंगल के बेटे एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन फिर, हालांकि सोंग जिजुन इंप्रेसिव था, उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। सोंग जिजुन ग्रुप के बीच में खड़ा था। आदर्श ने जिद नहीं की और ग्रुप से बाहर निकल गया। उसने पहले भी सूक्ष्मता के बड़े सफलता लेवल को समझने की कोशिश की थी और सच में बहुत एनर्जी खर्च की थी। चलो कठिनाई लेवल 14 से शुरू करते हैं, सोंग जिजुन ने धीरे से कहा। कठिनाई लेवल 14 को तुरंत पूरे आत्मविश्वास के साथ चैलेंज देना दर्शाता है कि वो इस कठिनाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। इन शब्दों ने आदर्श का सपोर्ट करने वाले विशाल जंगल के उन बेटों के दिलों को धड़का दिया। आदर्श को पहले कठिनाई लेवल 14 पर मुश्किल हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कठिनाई लेवल 14 सोंग जिजुन के लिए बस एक शुरुआती कदम था। सोंग जिजुन ने अपनी यांची कृपाण खोली और उसे लाइनअप के बाहर रख दिया। उसने शांति से कहा, लाइनअप शुरू करो। ठीक है। लाइनअप को कंट्रोल करने वाले युवा मास्टर ने उत्साह से मुस्कुराते हुए 14वें क्रिस्टल को दबाया।